हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड का एक टॉपिक द्वैध शासन प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे। और ये द्वैध शासन प्रणाली जो है वो क्या थी, इसके बारे में जानेंगे। और 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, वो द्वैध शासन सफल क्यों नहीं हो पाया, इसको जानने का प्रयास भी हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। दोस्तों, इस प्रणाली को स्थापित करने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि कुछ विषयों में भारतीयों को प्रांतीय क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाए। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि द्वैध शासन का आंग्ल पर्यायवाची शब्द डायरकी है। और डायरकी जो है वो दो ग्रीक शब्दों डाई और आर्की से बना है, जिसका तात्पर्य क्रमशः दोहरे और शासन से था। इस प्रकार द्वैध शासन का अर्थ था दोहरा शासन। दोस्तों, 1919 के अधिनियम की पृष्ठभूमि में द्वैध शासन का अर्थ था कि प्रांतीय शासन दो क्षेत्रों में विभाजित हो और इन दोनों क्षेत्रों का प्रशासन दो ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया जाए जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व में विभिन्नता हो। दोस्तों, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अर्थात दोस्तों, प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था वीडियो में, कि रक्षित विषयों का शासन सम्राट द्वारा नियुक्त और ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायी गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता था। और हस्तांतरित विषयों का जो शासन है, उसकी जो शक्ति है वो लोकप्रिय मंत्रियों को प्रदान की गई थी, जो प्रांतीय विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य होते थे और प्रांतीय विधान परिषद के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। दोस्तों, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हस्तांतरित विषय थे, जिनका प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के हाथों में दे दिया गया, तथा पुलिस, जेल, न्याय, वित्त, राजस्व आदि विषय रक्षित श्रेणी में रखे गए, जिनका प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से करता था। कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य थे वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। दोस्तों, भारत में लगभग प्रांतों में 16 वर्षों तक द्वैध शासन प्रणाली का चलन रहा और 1935 के एक्ट द्वारा इसे प्रांतों में समाप्त कर दिया गया और 1935 के एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। दोस्तों, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन की स्थापना की गई थी वो सफल क्यों नहीं हुई, उसकी असफलता के क्या कारण थे, उन कारणों को जानने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। पहले जो कारण थे वो थे योजना में अंतर्निहित दोष, और दूसरे कारण जो थे वो थे अन्य बाहरी परिस्थितियां। पहले हम योजना में अंतर्निहित दोषों को जानने का प्रयास करेंगे। और उसमें पहला जो दोष है वो है द्वैध शासन सैद्धांतिक दृष्टि से दोषपूर्ण व्यवस्था थी। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि द्वैध शासन प्रणाली सैद्धांतिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण थी। दोस्तों, एक ही प्रांत की शासन व्यवस्था को दो भिन्न भिन्न और अलग अलग प्रकृति की शक्तियों के अधीन कर देने से शासन में गतिरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक था। दूसरा जो दोष था वो ये था कि विषयों का अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन किया गया था। दोस्तों, 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, लेकिन दो सत्ताओं के बीच विषयों का जो विभाजन किया गया था वह अतार्किक और अव्यवहारिक था। दोस्तों, मद्रास के भूतपूर्व मंत्री
सर केवी रेड्डी ने अपनी विभाग की अपंगता का वर्णन करते हुए कहा था कि मैं वन के बिना विकास मंत्री था, मैं सिंचाई के बिना कृषि मंत्री था। कृषि मंत्री के रूप में मेरा मद्रास के कृषकों के ऋण कानून या भूमि के विकास संबंधी ऋण कानून से कोई संबंध नहीं था। अकाल पीड़ितों की सहायता से भी मेरा कोई संबंध नहीं था। सिंचाई, कृषि ऋणों, भू सुधार ऋणों और अकाल सहायता विभाग पर बिना किसी प्रकार के नियंत्रण के कृषि मंत्री की कार्य क्षमता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके पश्चात मैं उद्योग मंत्री हुआ, परंतु कारखाने, बिजली, जल शक्ति, खनिज पदार्थ और श्रम मेरे अधीन नहीं थे। ये सब रक्षित विषय थे। दोस्तों, इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि विषयों का कितना अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन किया गया था। हस्तांतरित विषयों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों को किसी भी एक विभाग का पूर्ण नियंत्रण नहीं दिया गया था। विषयों का इस प्रकार से विभाजन किया गया था कि उत्तरदायी मंत्रियों के हाथों में कम से कम शक्ति रहे और वे रक्षित क्षेत्र के सहयोग पर निर्भर बने रहे। तीसरा इसका जो दोष था वो ये था कि हस्तांतरित क्षेत्र के लिए पृथक वित्त व्यवस्था नहीं थी। दोस्तों, 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विषयों को रक्षित और हस्तांतरित में विभाजित तो कर दिया था, लेकिन दोनों के लिए अलग से वित्त की व्यवस्था नहीं की गई थी। वित्त एक रक्षित विषय था और संपूर्ण वित्त कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य के ही हाथ में रहता था। और दोस्तों, आर्थिक शक्ति के बिना मंत्रियों की जो दशा थी वो अत्यंत शोचनीय थी। अगला जो दोष है इसमें वो है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव। दोस्तों, सामूहिक उत्तरदायित्व के अभाव में भी उत्तरदायी शासन सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नर मंत्रियों को किसी दलीय आधार पर नियुक्त नहीं करता था। अतः मंत्री एक दल के न होते थे तथा इस प्रकार संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव रहता था। कभी कभी गवर्नर दो विरोधी दल के लोगों को भी मंत्री बना देता था, जिससे वे एक टीम के रूप में कार्य नहीं कर सकते थे और परस्पर विरोधी विचार व्यक्त करते। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव भी इसकी असफलता का एक कारण था। अगला था गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियां। दोस्तों, हस्तांतरित क्षेत्र में उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए आवश्यक था कि गवर्नर इस क्षेत्र में केवल एक वैधानिक प्रधान ही रहे, लेकिन 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर को मंत्रियों को नियंत्रित करने और मंत्रियों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई। दोस्तों, ये वो कारण थे, ये वो योजना में अंतर्निहित दोष थे जिनके कारण द्वैध शासन जो है वो प्रांतों में सफल नहीं हो पाया। अब अपन चर्चा करेंगे उन बाहरी परिस्थितियों की जिनके कारण भी द्वैध शासन जो है वो सफल नहीं हो पाया। उसमें पहला कारण है द्वैध शासन का जन्म बुरे नक्षत्रों में। दोस्तों, द्वैध शासन का जन्म ही बुरे नक्षत्रों में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और कठोर दमनात्मक कानूनों के कारण भारतीयों के मस्तिष्क में ब्रिटेन के प्रति संदेह, अविश्वास और कटुता उत्पन्न हो गई थी। तो ऐसे वातावरण में द्वैध शासन कैसे सफल हो सकता था? दूसरा जो कारण था वो ये था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का असहयोग। दोस्तों, कुछ लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के असहयोगात्मक रूप के कारण भी द्वैध शासन सफल नहीं हो पाया। दोस्तों, कूपलैंड और अप्पादोराय का विचार है कि यदि कांग्रेस के द्वारा द्वैध शासन के प्रति सहयोगात्मक रुख अपनाया जाता तो परिणाम दूसरा ही हो सकता था। लेकिन दोस्तों, द्वैध शासन के 16 वर्षों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की दृष्टि प्रशासकीय सुधारों पर नहीं, अपितु देश की स्वतंत्रता और देश के विभिन्न वर्गों के
पारस्परिक संघर्ष में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी हुई थी। अगला जो कारण है वह है आर्थिक दुर्दशा और मेषणन पंचाट। दोस्तों 1920 में वर्षा न होने के कारण फसलें ठीक नहीं हुई, भारतीय बाजारों में मंदी आ गई और ऐसी खराब स्थिति में मेषणन पंचाट आया, जिसके अनुसार इस खराब स्थिति में भी प्रांतों के द्वारा केंद्र को अनुदान दिया जाना था। इससे स्थिति और अधिक खराब हो गई। दोस्तों द्वैध शासन की सफलता वित्त पर निर्भर थी और धन के अभाव में प्रांतीय सरकारें द्वैध शासन व्यवस्था को ठीक रूप से नहीं अपना सकी। अगला जो कारण है वह ब्रिटिश सरकार का परिवर्तित दृष्टिकोण। दोस्तों जब तक मोंटेग्यू भारत मंत्री पद पर बने रहे तब तक सुधारों की तरफ ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण ठीक था, लेकिन इंग्लैंड में अनुदार दल की सरकार बन जाने पर जब इस पद पर अनुदार दल के एक सदस्य आ गए तो इन सुधारों की तरफ ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण ही बदल गया। इस प्रकार दोस्तों द्वैध शासन की असफलता का कारण न केवल उनके आंतरिक दोष अपितु कुछ बाहरी परिस्थितियां भी थी और इन सब के लिए ब्रिटिश सरकार मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। लेकिन दोस्तों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि द्वैध शासन व्यवस्था दोषपूर्ण थी और यह असफल रही, लेकिन इसे सर्वथा लाभ ही नहीं कहा जा सकता। ये भारत में भविष्य के संवैधानिक विकास के लिए सहायक रही। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने द्वैध शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली सफल क्यों नहीं हो पाई, उनके कारणों को भी जानने का प्रयास किया। दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।